अस्सलाम वालेकुम। कैसर अहमद राजा साहब का ये दावा है और उन्होंने कई वीडियो में इसका इजहार किया है कि सोशलिज्म डजंट वर्क। लेकिन उनकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि अगर वो मगरबी ममालिक में बहुत सारी फ़ैसिलिटीज़ देखें जो मज़दूर तबके को मिली हैं, वो बुनियादी तौर पे सोशलिस्ट इनकलाब के खौफ की वजह से ही मिली हैं। 1871 के बाद जब विलियम द काइज़र ने जर्मनी में ये सोशल वेलफेयर रियासत का तस्वुर दिया, तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि मज़दूरों को सोशलिस्ट ख़यालात से दूर रखा जाए कि वो सोशलिस्ट इनकलाब लेकर ना आए। 1917 से पहले के अगर आप यूरोप की स्टेट देखें, माँ सिवाय चंद के ज़्यादातर में ये इस तरह का सोशल वेलफेयर सिस्टम नहीं था और बुनियादी तौर पे ये इनकलाब का खौफ था, सोशलिस्ट इनकलाब का खौफ था, जिसकी वजह से जो है ये उन्होंने ज़्यादातर फैसिलिटीज़ दी, क्योंकि सोवियत यूनियन में तालीम पहली से लेकर पीएचडी तक फ्री थी, हाउसिंग तकरीबन चीप थी। इसी तरह रिहाइश, आपका इलाज 1 रुपये का हो या 1 करोड़ रुपये का हो, रियासत इस बात की ज़िम्मेदार थी कि वो करे। आप यूनिवर्सिटी के फ़ाइनल सेमेस्टर में होते थे तो आपको पता चल जाता था कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट का तस्वुर कि रियासत ज़िम्मेदार है इस बात की, हाउसिंग का तस्वुर या तालीम का तस्वुर या इलाज मुआवजे का तस्वुर कि रियासत इस बात की ज़िम्मेदार है कि वो सारी चीज़ें फ़राहम करेगी, ये बुनियादी तौर पर एक सोशलिस्ट तस्वुर ही था। आइए देखते हैं कि माशी तौर पर सोशलिज्म ने काम किया या नहीं किया। ये कैसर अहमद राजा साहब कभी बताते नहीं हैं इस तरह, लेकिन माशी तौर पर अगर आप देखें कि सोवियत यूनियन में 1917 में इनकलाब आया। इनकलाब से पहले जंग में तकरीबन 20 लाख के करीब लोग पहले ही मारे जा चुके थे, कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 12 लाख मारे गए थे। और जब सोवियत यूनियन ने जर्मनी से मुआहदा किया तो 86% इसकी कोल माइन उनके पास चली गई, 26% रेलवे चली गई, 1/3 उनका एग्रीकल्चर उनके पास चला गया, आबादी का भी एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जर्मनी के पास चला गया। इनकलाब के फ़ौरन बाद जो है वो अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस और दूसरे ममालिक ने उस पर हमला किया, उस इनकलाबी हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए, जिसमें 7 से 12 मिलियन लोग जो है वह हलाक हुए, मसलन तकरीबन 70 लाख से 1 करोड़ 20 लाख। तो अगर आप पहली जंग अज़ीम और उसके बाद जो काउंटर रेवोल्यूशन था जिसको बरतानिया, अमेरिका, फ़्रांस ने और दूसरे ममालिक ने सपोर्ट किया, उसके अगर आप आदाद व शुमार लगा लें तो तकरीबन 12 मिलियन के करीब लोग हलाक हुए हैं, 1 करोड़ 20 लाख। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि 86% उनकी कोल माइन, 1/3 एग्रीकल्चर, 26% उनकी रेलवे वो भी जर्मनी की तरफ चली गई और आबादी का एक हिस्सा भी। उसके बावजूद जब 30s की दहाई में पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, सोवियत यूनियन की जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही थी। बास टाइम वो 42%, बास टाइम वो सॉरी जो है वो 12% के तौर पे भी बढ़ी, उसका जीडीपी 18% भी बढ़ा कुछ सालों में। और ग्रेट डिप्रेशन ने सोवियत यूनियन को जो है वो हिट नहीं किया, जबकि वो पूरे वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को हिट कर रहा था। और ये सब उसके बावजूद है कि पहली जंग अज़ीम में उनके तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए और मैंने नुकसानात बताए। 1917 से लेकर 1926 तक दुनिया ने उनका बाइकआउट किया। 1933 तक अमेरिका ने उसको रिकग्नाइज़ किया। सोवियत यूनियन पे बहुत सारी बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर जो है वो पाबंदियां थीं, उसके बावजूद वो तरक्की करता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में 70 मिलियन के करीब लोग हलाक हुए, उसमें 27 मिलियन जो है वो सोवियत यूनियन के लोग थे। 34,000 उनकी इंडस्ट्रीज तबाह हुई, 5 करोड़ के करीब लोग उनके ज़ख्मी हुए, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट के लोग भी शामिल थे। उसके बरक्स अमेरिका में बमुश्किल 4 से 6 लाख लोग हलाक हुए, बरतानिया में भी 4 से 5 लाख लोग हलाक हुए। अमेरिका की मईशत को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा, अमेरिका के शहरों में कोई बड़े पैमाने पे बम्बार्टमेंट नहीं हुई, जबकि सोवियत यूनियन में बहुत बड़े पैमाने पे बम्बार्टमेंट हुई, बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई। उसके बावजूद 1956 में दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल मुल्क जो है वो अमेरिका था और दुनिया का दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क सोवियत यूनियन था। इसके साथ साथ सोवियत यूनियन पूरी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन को भी सपोर्ट कर रहा था, लिबरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहा था। हज़ारों की तादाद में अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका से जो स्टूडेंट थे वो मेडिकल इंजीनियरिंग की तालीम सोवियत यूनियन में फ्री हासिल कर रहे थे, जिसमें उनको वजीफ़ा भी मिलता था। सोवियत यूनियन ने क्यूबा के
इनकलाब को सपोर्ट किया। हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, मशरक़ी जर्मनी, वहाँ पे इनकलाबात को सपोर्ट किया। वियतनाम की जंग में जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है उनको सपोर्ट किया। नॉर्थ कोरिया में जो है वो साउथ कोरिया के ख़िलाफ़ उनको सपोर्ट किया। इस तरह पूरी दुनिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो या फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको सोवियत यूनियन ने माली तौर पे भी सपोर्ट किया और दूसरे अंदाज में भी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ओवर द डेकेड्स सोवियत यूनियन ने $500 बिलियन से ज़्यादा की सब्सिडी खाली ईस्टर्न यूरोप को दी। उसके अलावा क्यूबा का तेल रिफ़ाइन किया, उसकी टोबैको की और शुगर की और कॉफ़ी की इंडस्ट्री को जो है संभाला दिया। 1949 में सोवियत यूनियन के 22,000 एडवाइज़र चाइना में थे और चाइना का पहला 5 ईयर प्रोग्राम उन्होंने बना के दिया। इंडिया को भी स्टील मिल दिया, पाकिस्तान को भी स्टील मिल दिया। तो ये सोवियत यूनियन की बात थी। और मुस्लिम दुनिया के वाहिद इलाके जहाँ पर 95% या 100% लिटरेसी थी या 92% थी, वो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान वगैरह थे। और या टाटर इलाके जो सोवियत यूनियन के साथ थे, यानी रशियन मुस्लिम्स। चाइना में भी सोवियत जो इश्तराकी मईशत थी या सोशलिस्ट इकॉनमी थी, उसके आप देख सकते हैं। अब सोवियत यूनियन का दूसरा जो मैंने बताया कि 1917 में उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 36-37 थी, जो उठ के 62, 67 और इवन 72 तक गई। मुख्तलिफ इलाकों में तालीम जो थी वो तकरीबन 23% या 19% से कम थी, वो 100% गई। सोवियत यूनियन ने खला में जो है वो पहला जो है औरत भेजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में वो आगे निकले, और उसके अलावा हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए, विच इज़ नॉट प्रेज वर्दी, लेकिन उसके लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। और खुरुश्चेव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निक्सन ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि सोवियत यूनियन की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से बहुत बेहतर है। इसी तरह चाइना में जो सोशलिस्ट इकॉनमी थी, 1949 में वहाँ पे रेवोल्यूशन आया। 1949 से लेकर तकरीबन 79 तक चाइना की जो एवरेज जीडीपी था वो 5% था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर भी 36-37 से उठकर 62, 67 और 70 से ऊपर भी गई कुछ इलाकों में। इसी तरह तालीम वहाँ पर बहुत कम थी, 13 से 19% या 24% थी। आप चाइना को आज देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तालीम तकरीबन उनके यहाँ अब लिटरेसी 100% है। और 79 से ऑनवर्ड उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 9% है, एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जो चीज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये है कि सोवियत यूनियन पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक सैंक्शंस थी, और चाइना पर भी 49 से लेकर 79 तक अच्छी खासी इकोनॉमिक सैंक्शंस थी। उसके बावजूद वहाँ जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 5% थी। दूसरे ममालिक में बहुत बुरा हाल रहा। अमेरिका ने पाबंदियाँ भी लगाईं, साजिशें भी की। मिसाल के तौर पे क्यूबा में जो है वो इस वक्त लैटिन अमेरिका का सबसे हाईली एजुकेटेड कंट्री है, दुनिया का पहला मुल्क है जिसने जो है वो माँ से जो बच्चे में HIV का ट्रांसमिशन होता है उसको रोका है। उसके अलावा 10,000 से ज़्यादा मेडिकल साइंस के जो तालिब इल्म हैं वो क्यूबा में फ़्री तालीम हासिल कर रहे हैं। दुनिया में कहीं पर भी कहत आ जाता है, कोई कुदरती आफत आती है, क्यूबा के डॉक्टर्स आर द फर्स्ट टू अराइव एंड द लास्ट टू लीव दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये इसके बावजूद है कि तकरीबन 60 साल से ज़्यादा अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई हुई हैं। बे ऑफ पिग और इस जैसे कई वाक़यात हुए हैं जहाँ पर उन्होंने इनकलाबी गवर्नमेंट को असैसिनेट करने की कोशिश की। ये एक बहस तलब बात है कि सोवियत यूनियन में सिस्टम अगर इतना अच्छा था तो वो कोलैप्स क्यों हो गया, जिस पर एक अलग से बहस की जा सकती है। इसी तरह ईस्टर्न यूरोप में ये बात सही है कि वहाँ कोका कोला, पेप्सी कोला और ये रॉक एंड रोल नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी तालीम तकरीबन हर जगह 90% से ज़्यादा थी। हाउसिंग चीप थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर भी बढ़ी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये UN के जितने इंटरनेशनल इदारे उनको देखा जाए तो ये बात कह देना कि जी ये सोशलिस्ट मईशत ने काम नहीं किया, ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। अगर आप आदाद व शुमार देखें, हक़ाइक़ देखें तो कैसर अहमद राजा की इस बात में कोई आपको वज़न नज़र नहीं आएगा।